हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्जाम पास में आ गया है, तो अब आप सबको करना क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात आपको नोट कर लेना है फ्रेंड्स, आपको फार्मूला रिवीजन कर कर एग्जाम देने जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही ईजी क्यों ना हो, अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर का हम फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं। तो एक-एक कर कर हम सभी चैप्टर का फार्मूला देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इसमें जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, सभी को हम इसमें लिखे हैं। तो एक-एक कर कर इसमें हम देखेंगे। तो इसमें पहले चैप्टर में देखिए, वास्तविक संख्या से दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरे में आते हैं जो कि आपका है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें ये कुछ इस टाइप से इसमें लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे इसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है वास्तविक संख्याओं A0 A1 A2, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं को बहुपद के गुणांक कहते हैं। जैसे ये जो दिया गया है ना, ये बहुपद के गुणांक है, मतलब ये जो लिखा है ये बहुपद के रूप में लिखा है। और ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये इसके गुणांक दिए गए हैं। और आगे इसमें लिखा है जिसे पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स से निरूपित करते हैं। आपने देखा होगा पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे कुछ इस टाइप से लिखा रहता है। तो वही उसी रूप में फ्रेंड्स इसको हम देख सकते हैं, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस रूट 2 बहुपद है। और इसमें कह रहा है ये बहुपद नहीं है। कैसे पहचानेंगे बहुपद नहीं है, तो फ्रेंड्स इस पर हम वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। जब आप सर्च करेंगे, आगे लिखिएगा मनायर हिस्ट्री, तो खुद ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पावर क्या है, यक्स। और अगर ये देखें रूट, तो इसकी पावर अगर इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ये बहुपद नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो 1/2 है, 1/2 क्या है यहाँ पर, ये भिन्न के रूप में है, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद के घात, बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक। जैसे यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, यहाँ पर 4 है। बहुपदों के प्रकार, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, इसको स्किप मत करिएगा। यहाँ पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद, अचर पद, शून्य पद। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आप इसको देखकर समझ सकते हैं। एक पदी, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, द्विपदी, इसमें दो दिया गया है, एक दो, एक दो, ये देखिए। तीन में देखिए तो एक दो तीन, ये देखिए तीन। अचर बहुपद, मतलब इसमें केवल नंबर दिया गया है। और शून्य बहुपद, इसमें शून्य है, सभी गुणांक क्या हैं इसके, शून्य हैं। तो यहाँ पर आगे दिया गया है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिसकी घात एक होगी। यहाँ पर देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। और यहाँ पर देखिए द्विघात में क्या है, अधिकतम घात कितनी है, इसमें एक है, इसमें दो है। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो ये द्विघात बहुपद है। आगे त्रिघात बहुपद, यहाँ पर ये दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इसमें व्यापक रूप में लिखना है तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपदों के शून्यक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक होंगे। ये आपको याद होना चाहिए, मतलब कि पहले से जानकारी होनी चाहिए कि मतलब इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे द्विघात के तो फ्रेंड्स आप गुणनखंड सॉल्व ही करते होंगे, तो उसके हमें कितने शून्यक मिलते हैं, दो ही तो मिलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक। अब इसमें आगे देखते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल। अब देखिए द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ये दिया है। तो यहाँ पर लिखा है तथा इसका शून्यक, मतलब कि जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो जो आता है अल्फा तथा बीटा, मान लेते हैं अल्फा और बीटा आया है। तो अगर इसका योग करेंगे, शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, -b/a। ये b है और यहाँ पर ये a है। तो यहाँ पर केवल माइनस का साइन लग जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको यहाँ पर गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट फार्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, लेकिन ये मतलब आता नहीं है वैसे एग्जाम में। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जैसे इसके पहले था उसी टाइप से ये भी सेम रहेगा। उसमें क्या था, अल्फा बीटा केवल था, इसमें गामा है। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, मतलब तीसरा चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखा युग्म, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, दो समीकरण दिया रहेगा ऐसे इस टाइप से। तो दो समीकरण दिया गया है, अगर अनुपातों की यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब कि इसका अनुपात देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तब हम क्या समझेंगे, इससे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब जब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो जब दोनों रेखाएं होंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तब क्या होगा, यहाँ पर केवल एक हल होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से जब तीनों का अनुपात यहाँ पर बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समपाती मतलब कि देखिए, जब इसका और इसका जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे तो रेखाएं, दो रेखाओं का यहाँ पर इसका अलग होगा इसका अलग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी। जैसे एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से जाएगी, ठीक है ना। संपाती मतलब यहाँ पर ये हुआ। जब संपाती होगा तो अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए ये दो का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है। तब क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, मतलब कि एक रेखा ऐसे गई है तो उसी के समांतर एक रेखा और जाएगी। तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये सब किस में काम आएगा, जब आपको ये सब याद रहेगा तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं, 3, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, 2 ही को ही पढ़ना है आपको। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, कुछ इस टाइप से दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगर इसका अनुपात बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। जब इस टाइप से होगा तब भी संगत होगा, जब इस टाइप से होगा तो असंगत, मतलब जब कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा, असंगत होगा। दोनों ही सिचुएशन में ये क्या होगा, मतलब कंडीशन में देखें तो यहाँ पर ये संगत होगा। आइए देखते हैं चौथे चैप्टर में। तो द्विघात समीकरण में कुछ इस टाइप से रहेगा। अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहीं से हम समझ लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं, मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि यहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर ए ही जीरो हो जाएगा तो ये इससे गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा तब फिर। तो यहाँ पर आगे दिया गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, एक बार और पढ़कर इसको समझ लेते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक तथा द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं, मतलब कि चाहे आपसे शून्यक कहे या फिर मूल कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है इसमें। अब आगे कह रहा है द्विघात बहुपद के मूल या शून्यक दिखाने के लिए इसे शून्य के बराबर दिखाना पड़ता है। मतलब कि अगर बहुपद दिया गया है और आपसे कहे शून्य ज्ञात करिए तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, तो शून्य कहेगा तो इसको हम जीरो के बराबर दिखाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल अगर हमें ज्ञात करना है तो इस फार्मूले का यूज कर कर हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, मतलब ये, मतलब यहाँ पर निगेटिव नहीं आना चाहिए, तब हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूले को अप्लाई कर कर हम मूल ज्ञात कर लेंगे, या फिर फ्रेंड्स आप क्या करिए, गुणनखंड कर कर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस डी
a+2d a+3d कुछ इस टाइप से होगा। ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर है। तो जो यहाँ पर ये लिखा है ठीक है ना। अब देखिए AP कुछ इस टाइप से लिखा है A1 A2 A3 A4 AN। अब यहाँ पर हमें डी को ज्ञात करना है मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरे से पहले को दूसरे मतलब दूसरे कहने का मतलब कि पहले वाले से यहाँ पर बाद वाले को माइनस करेंगे कुछ इस टाइप से। मतलब सम में डी हमारा सेम आएगा जब क्या होगा समांतर श्रेणी के रूप में लिखा होगा तब। यहाँ पर देखिए चाहे आप इससे इसको माइनस कर लीजिए चाहे इससे इसको माइनस कर लीजिए, सम में क्या आएगा डी बराबर आएगा। यहाँ पर ये लिखे भी हैं ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद अगर हमें ज्ञात करना हो कुछ इस टाइप से दिया गया है और आपसे बोले पांचवा पद ज्ञात करिए, तो यन मतलब पांचवा पद ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद और यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। यन तो मान लीजिए यहाँ पर ये दिया ही रहेगा कि पांचवा पद छठवा पद ऐसे ऐसे ज्ञात करना है। और आगे यहाँ पर ये साइड में लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। एपी के प्रकार परिमित और अपरिमित। तो यहाँ पर देखिए परिमित एपी A1 A2 A3 इसमें कितने पद हैं आप कहेंगे 1 2 3 हैं। लेकिन अपरिमित में क्या रहेगा, इसमें डॉट 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 रहेगा। मतलब ये कहाँ तक गया है ये हमें नहीं ज्ञात होता है, लेकिन इसमें ज्ञात रहता है कि कितने पद हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल। मतलब कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर हमें कुछ इस टाइप से, एक मिनट, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसे दिया है एपी और कहेगा कि इन पदों का योगफल ज्ञात करिए। मतलब कि जैसे मान लेते हैं काउंटिंग नंबर ऐसे दिया गया 1 2 3 4 5 10 तक दिया गया है तो सबका योगफल कितना होगा। तो यन क्या है यहाँ पर 10 नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 तो 10 ये हो गया। और सबका योगफल हमें करना है तो ये वाले फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। सभी फार्मूले को आपको याद करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ठीक है ना। सभी फार्मूले इजी हैं, जैसे ही आप 2 से 3 बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो खुद ही फार्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद यल ज्ञात हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो n/2 a प्लस यल। अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है तो हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डी ज्ञात होना चाहिए ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान से इसमें समझना है। इसमें लिखा है कि अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल, मतलब कि 6 चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर लिखा है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब इसका विलोम सत्य होने का मतलब ये है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ तो समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कब हम कहेंगे वे समरूप हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, बराबर नहीं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। आगे यहाँ पर दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये आपका प्रमेय है, इसको याद रखना है। आगे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर यह दिया गया है। आगे कह रहा है इसमें यदि दो भुजाओं में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। मतलब दो त्रिभुज दिए गए हैं और उनके सभी संगत कोण बराबर हैं तो यहाँ पर ये ए समरूपता कसौटी से क्या होंगे समरूप हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर दिया गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए समरूपता कसौटी से, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब एक त्रिभुज यहाँ पर ये दिया गया है दूसरा त्रिभुज ये दिया गया है, जब इसके दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा अपने आप वैसे भी बराबर हो जाएगा ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है
यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कि यहाँ पर यस 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 समरूपता कसौटी से यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। 7 चैप्टर में आकर देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। इसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएंगे, उसको आपको याद रखना है। क्या कंडीशन होगा तो हमें कौन सा फार्मूला याद रख उसको अप्लाई करना है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए Px1 y1 और Qx2 y2 मतलब दो बिंदु दिए गए हैं के बीच की दूरी, दो बिंदु इस टाइप से दिए गए हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर हम दोनों फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे हो सकता है प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस में ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों फार्मूलों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते, चाहे इसका यूज करें चाहे इसका। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है बिंदु, यहाँ पर ये है का मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी, तो ये वाले फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। तो यही फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन जब उसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है तो इसको आप याद कर सकते हैं। नहीं याद करना है आप इसी से सॉल्व कर दीजिएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उस बिंदु पी एक्स कमा वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को यम M2 एम अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए आंतरिक रूप से, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी दो बिंदु हैं जिसको यहाँ पर एक तीसरा बिंदु है जो M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो इससे हमें यक्स ज्ञात होगा, जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमें वाई ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों फार्मूला सेम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। केवल क्या है x2 की जगह y2, x1 की जगह पर y1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे देखते हैं बिंदुओं इतना इतना दिया गया को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक, हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मतलब दो बिंदु हैं उनके मध्य बिंदु को हमें ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल फार्मूला है, x1 x2 को जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे, y1 y2 जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बिंदुओं इतना 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 यहाँ पर ये दिया गया है। तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं, कोई त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसका निर्देशांक और इसका हमें दिया रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। इसको फ्रेंड्स कैसे याद करना है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि भूल जाएंगे, ये कुछ इस टाइप से फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 x3, तो यहाँ पर देखिए ये x1 है x2 है x3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका यूज हम कहाँ पर किए हैं, ब्रैकेट के बाहर किए हैं। तो x1 x2 x3 कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, मतलब कि पहले आप इसको मत लिखिए, x1 x2 x3 आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर y2 y3, इसमें तो हम भूल जाएंगे कि कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में। तो आपको कोड याद कर लेना है 23 31 12 कुछ इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं ताकि आपको पूरा फार्मूला याद हो जाए। तो 1/2, तो 1/2 तो रहेगा, ठीक है ना, ये बाहर रहेगा। वैसे भी आप याद किए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट याद किए होंगे, तो उस टाइप से आप इसको याद कर लीजिएगा। 1/2 भी है, मतलब ऐसा नहीं कि इतना हम फार्मूले में अप्लाई कर दिए इसको भूल गए, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है बिंदुओं, यहाँ पर यह दिया गया है संरेख होने का प्रतिबंध, मतलब कि फ्रेंड्स जो 3 बिंदु दिए गए हैं उससे वो त्रिभुज नहीं बन रहा है, वो तीनों बिंदु एक ही ऐसे एक ही रेखा पर हैं, तो उससे तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो ऐसा कंडीशन तब आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर आ जाएगा, तब हम समझ लेंगे कि तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पर है।
आते हैं 8 चैप्टर में। यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, इसमें बी कोण क्या है, समकोण है। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसको कैसे याद करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि वन अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा, मतलब कि इसको इधर भेजिए इसको इधर, ठीक है ना। तो कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा लिखेंगे। अब आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स सभी फार्मूला लिखे हैं, इसमें कोई भी फार्मूला स्किप नहीं किए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स अगर एक दो फार्मूला स्किप कर दिए हो तो उसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आपको वैसे भी बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए साइन ए और कॉसेक ए का मान कितना होता है, 1 होता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कॉसेक ए को हम 1 अपान साइन ए लिखेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही तो आएगा ना। आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। सेक ए कॉस ए मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसका मान 1। टेन ए कॉट ए क्या है, 1 है, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। हो सकता है आप इसको याद करने में थोड़ा मिस्टेक करें कि मतलब यहाँ पर क्या किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको 3 से 4 बार थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। हो सकता है आपको पहले से ही फार्मूला याद हो, केवल आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब इससे क्या होता है कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे माइंड में ये तो आएगा कि हाँ कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से कंडीशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया गया है, जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये अब देखिए फ्रेंड्स ये तो आपको याद होगा ये, क्योंकि जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे आ गया कि साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 और यहाँ पर कॉस 45 का 1/√2। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। वैसे भी हम ट्रिक भी आपको बताएं कि आपको कैसे याद करना है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। जब बार बार अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चन में ना तो खुद ही वो याद हो जाता है। अब यहाँ पर अध्याय 9 में आते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण दिया गया है, 1 मिनट फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हम किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं, मतलब कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और यहाँ पर हम हैं, इसे हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये यहाँ से और यहाँ से जब हम देखेंगे तो इसके बीच में एक कोण बनेगा, तो वही कोण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्नयन कोण बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। ये देखिए यहाँ पर आगे बनाए भी हैं। यहाँ पर देखिए कोई वस्तु यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, इसको देखना है तो हम अपना सिर ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ से और यहाँ से जो कोण बनेगा वही आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अवनमन कोण, देखिए उन्नयन कोण कहे या अवनमन कोण कहे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको अगर क्वेश्चन में अवनमन मिले या उन्नयन मिले तो दोनों सेम ही होता है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। कहने का मतलब अब यहाँ पर जो हम अपोजिट देख रहे थे, यहाँ से यहाँ पर वस्तु थी, यहाँ से हम देख रहे थे, अब क्या है उसी को चेंज कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर हैं और वस्तु यहाँ पर है, तो इसको देखने के लिए हमें नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे तो हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर हमें सीधा देखना चाहिए था,
लेकिन वस्तु यहाँ पर है तो हमें नीचे की ओर देखना होगा। तो यहाँ पर इसके बीच में कोण जो बनेगा थीटा बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये समांतर है, यहाँ से ये एकांतर बनेगा, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ सेम इसी टाइप से ये बन चुका है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अवनमन कह रहा है कि उन्नयन कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि दोनों वैसे भी बराबर होते हैं, लेकिन जब आप फिगर बनाएँगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर अवनमन कह रहा है कि उन्नयन कह रहा है, बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। अध्याय 10 वृत्त सर्किल। अब यहाँ पर देखिए, वृत्त मतलब ये आपका चैप्टर ही वृत्त से रिलेटेड है, तो जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है, वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो आप सर्किल बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, सब बिंदु ऐसे ऐसे आप ड्रा करिए और यहाँ पर कोई सेंटर मान लीजिए, तो इस सेंटर से फ्रेंड्स क्या होगा, सब एक इसी दूरी पर होंगे। तो वही इसमें कह रहा है, केंद्र सेंटर त्रिज्या रेडियस, मतलब केंद्र को हम सेंटर कहेंगे, त्रिज्या को रेडियस, व्यास को डायमीटर, ठीक है ना? डी बराबर 2r होगा, मतलब कि अगर हम त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं तो हमें वृत्त का व्यास मिल जाएगा। अगर व्यास को हम आधा कर देंगे, मतलब 2 को यहाँ पर बट्टे में लिखिए, तो व्यास का अगर हम आधा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? त्रिज्या मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। मतलब कि कोई दो वृत्त बने हैं और उनके केंद्र एक ही हैं। हो सकता है कि एक वृत्त ऐसे हो, दूसरा वृत्त थोड़ा सा उससे बड़ा हो, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है, तो इसीलिए उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। किसी भी वृत्त के अनंत व्यास होते हैं जिनकी लंबाइयाँ समान होती हैं, मतलब कोई भी व्यास खींचा, सॉरी फ्रेंड्स, कोई भी वृत्त ऐसे हम ड्रा करेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स कितना भी हम व्यास ड्रा कर सकते हैं और लंबाई क्या होगी? सब में वैसे भी बराबर होगी। छेदक रेखा, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। मतलब कि कोई वृत्त ऐसे है और यहाँ पर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद का ऐसे मतलब मिला देते हैं, कहीं भी मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब कि ये कोई वृत्त है, यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, केवल आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए इसको, वो वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं तो उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर वो दो बिंदु पर अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो उसे हम छेदक रेखा कहेंगे, उसे हम स्पर्श फिर नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्पर्श बिंदु, कोई भी रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर नोट में थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा है वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है, एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर होती हैं। मतलब कि कोई वृत्त है, इसमें एक ये खींच दिया गया और एक यहाँ पर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों समांतर हैं, ठीक है, लेकिन दो ही खींच सकते हैं, तीन नहीं खींच सकते हैं। तीसरा खींचेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 20 से खींचते हैं तो वो फिर स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो छेदक रेखा हो जाएगी। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है तो एक ये खींचेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे, दो ही खींच सकते हैं, तीसरा नहीं खींच सकते हैं। आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि जब बिंदु बाहर स्थित हो तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन जब वही बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा है, जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तब एक भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, थोड़ा प्रमेय पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। मतलब चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर कह रहा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है।
तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा-सा आप इसको समझ लीजिए, नहीं हो सकता है नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वृत्त है और यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा गई है और यहाँ पर ये इसका सेंटर है वृत्त का और यहाँ पर ये जो त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये हमेशा समकोण होगा, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उपप्रमेय, किसी वृत्त की किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रमेय टू, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे से खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे से खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, मतलब उसी का अपोजिट, जो अभी हम आपको बताए थे उसी का अपोजिट है ये। अब कह रहा है किसी बाह बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है ये कोई बाह बिंदु है और यहाँ पर ये वृत्त है, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये भी होगा, ठीक है ना? तो इस टाइप से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 11 चैप्टर में। अध्याय 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या r तथा व्यास d हो। त्रिज्या ये हो गया और व्यास ये है, d इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर देखिए, या फिर आप कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर 2 पाई आर, और अगर इसी को हम पाई डी लिख सकते हैं, मतलब कि देखिए ये 2 है, आर है, 2 आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी। तो यहाँ पर पाई डी लिख सकते हैं। अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित होता है तब उस एक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये वृत्त है, इसका हम 4 भाग कर देते हैं तो इस एक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे, एक भाग को केवल, ये वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर। अब हमें एक का ही ज्ञात करना है, कितने भाग थे, 4, तो 4 से हम भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 2 का ज्ञात करना है तो 4 से भाग, 2 से गुणा, ठीक है ना? ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई। अब यहाँ पर देखिए आर है, हो सकता है हमें व्यास दिया गया हो, तो व्यास से अगर आप याद करेंगे तो d/2 कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ये तो रहने दीजिए, आप इतना इसको याद करिए। वैसे भी इसको याद नहीं करना है, चतुर्थांश है तो यहाँ पर 4 से भाग करना है बस। वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, लघु त्रिज्यखंड। मतलब यहाँ पर ये जो है ये लघु है, यहाँ पर ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना? ये जो बड़ा सा भाग है ये आपका दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को उस त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यल इक्वल टू यहाँ पर θ/360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। इसको आपको फार्मूले को याद रखना है, ठीक है ना? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लंबाई कह रहा था 2 पाई आर था, क्षेत्रफल कह रहा है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना? तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे मतलब पाई आर स्क्वायर में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, पूरे में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब अगर दो में से किसी एक अगर हमें ज्ञात हो तो दूसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का वृत्तखंड, यहाँ पर देखिए कह रहा है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ऐसे इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वृत्त है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये दिया गया है, हमें इस भाग को ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है लघु चाप वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ चाप वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये देखिए
कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये क्या है, लघु है, ये जो इस साइड है यहाँ पर ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट नहीं याद है, मतलब कि है ही नहीं फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मतलब कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, पूरे का। तो हमें क्या मिलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे पूरे में से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें यही तो मिलेगा ना, तो वही इसमें दिया गया है। ये इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड होता है। मतलब कि आपसे ये अगर बोला जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, लघु का ही ज्ञात करेंगे, दीर्घ का नहीं ज्ञात करेंगे। जब दीर्घ ज्ञात करना होगा तो उसमें कहेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है 12 चैप्टर में। इसमें दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठोस आकृतियाँ ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ 3D होती हैं, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला तथा अर्धगोला आदि। घनाभ 6 आयताकार समतलों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, यल बी एच। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। चार दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे हम अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए तो इसी फार्मूले से ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन मतलब क्यूब, 6 वर्गाकार मतलब इसमें क्या था, आयताकार, इसमें क्या है, वर्गाकार। 6 वर्गाकार समतलों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी, यहाँ पर घन कहलाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि घन का प्रत्येक कोण ए हो, मतलब कि लंबाई कितना हो, ए हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। आगे देखते हैं, वृत्तीय बेलन मतलब सर्कुलर सिलेंडर, बेलन से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन। ये सब फार्मूला फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब। तो यहाँ पर देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आधार मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से होता है, तो ये जो आधार होता है ये एक प्रकार से ये वृत्त की तरह होता है। तो यहाँ पर वही पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये वही है। तो बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, वही वृत्त की परिधि। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। जैसे आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद मत करिए, संपूर्ण कहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे देखिए पृष्ठीय ज्ञात करना है, 2 पाई आर एच प्लस, अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, ये यहाँ पर ये जो है स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर है, 2 पाई आर ये हो गया एच ये। अब देखिए 2 पाई आर कॉमन तो एक आर बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया। अब यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पर ये भी तो सेम लिखा है, तो मतलब याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझें तब। अब यहाँ पर कह रहा है लंब वृत्तीय शंकु, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन। राइट सर्कुलर कोन, देखिए शंकु से हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई यल। मतलब इसमें दो प्रकार की ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई होगी एक तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा, देखिए ये तिरछी है तो ये तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ पर ये क्या है, ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करना हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पर होगा,
कहने मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये जो बनता है, यहाँ पर ये समकोण बनता है, ठीक है। ये यल हो गया, ये आर हो गया। तो ये क्या है, एक प्रकार से कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल ज्ञात करना है तो रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि 2 पाई आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर आपको फ्रेंड्स पहले से याद है फार्मूला, तो फ्रेंड्स ये आपका रिवीजन हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जब फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अगर आपको फार्मूला न याद हो तो इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि सभी फार्मूला एक जैसे हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक जैसे नहीं हैं। जब आप सभी फार्मूले को याद कर लेंगे ना, तो खुद ही आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जैसे आपको अभी हम बेलन का बताए थे, ये उसी टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोला गोला जिसकी त्रिज्या आर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोला और वृत्त में काफ़ी डिफरेंस होता है। गोला क्या है, 3D है। गोला जैसे कि बॉल ले लीजिए एग्जाम्पल में, तो बॉल क्या है, गोला है। तो यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या आपको याद करने की आवश्यकता है, नहीं। इसी में 2 से भाग कर दीजिएगा, आधा हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब ये अर्धगोला आपका कुछ इस टाइप से होगा ये। तो यहाँ पर ये इसको कह रहा है, ये जो इतना है ये इसको, तो पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण कह रहा है तो इसको भी ढक दीजिए, तो ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये है। अगर आप समझेंगे फ्रेंड्स तो काफ़ी फार्मूला ऐसे हैं जिसको आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अध्याय 13 सांख्यिकी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर समांतर माध्य जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, मतलब जब आंकड़े यहाँ पर किस टाइप से दिए गए हैं, अवर्गीकृत दिए गए हों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल लिखेंगे, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है उससे हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये दिया गया है। जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये फार्मूला है। मतलब कि F1 x1 F2 x2, जब इसको हम ऐड करेंगे और यहाँ पर कुल पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमें समांतर माध्य मिल जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। 3 विधि है जो आपको आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, समांतर माध्य, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ एफ आई क्या है, बारंबारता, तथा एक्स आई क्या है, वर्ग का मध्यमान है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा को ऐड करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। कल्पित माध्य विधि में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जो आपको इजी लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग का मध्यमान माइनस कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या है, ए है, वर्ग की बारंबारता एफ है, और यहाँ पर कल्पित माध्य से विचलन यहाँ पर डी है। अब यहाँ पर देखिए पग विचलन विधि, समांतर माध्य, ये कुछ इस टाइप से फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य ए है, बारंबारता एफ आई है, तथा यू आई हमें ज्ञात करना है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखिए यहाँ पर जो भी है यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहले से। कल्पित माध्य क्या है, बारंबारता, कल्पित माध्य से विचलन क्या है, डी है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
EXI क्या है? वर्ग की मध्यमान। आगे देखते हैं बहुलक। दिए गए संघीय प्रेक्षणों में से वह पद जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। हमें बहुलक ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर ये जो भी लिखा है यहाँ पर भी लिखा है, केवल इसमें 2 से गुणा है। 2 से गुणा किए हैं तो F2 यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यच क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। और यहाँ पर F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और यहाँ पर ये F2 ठीक बाद की बारंबारता। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है माध्यिका अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तथा संचयी बारंबारता बंटन। अब यहाँ पर दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। जब आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या हो, तो यहाँ पर क्या होगा? विषम संख्या हो तब के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। मतलब इसमें 2 कंडीशन बनेंगे, एक सम और एक विषम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य पद n+1/2वां पद तथा माध्यिका n+1/2वें पद का मान हो जाएगा। आगे इसमें दिया गया है जब जब आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या हो तब क्या होगा? मध्य पद n/2वां पद का मान और वहाँ यहाँ पर दिया गया n/2 + 1वां पद का मान। देखिए पूरे के बटे में नहीं है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, मतलब पूरे के बटे में मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता के निम्न प्रकार होते हैं, से कम प्रकार, से अधिक प्रकार। ये सब क्या है? ये समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, मतलब कि ये जो यहाँ पर अभी हम इसको पढ़े थे, इसमें फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जब आप माध्यिका इसमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर से कम दिया रहेगा, से अधिक कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी हम आपको बताए थे। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानते होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी सेट को फ्रेंड्स हम सॉल्व करा रहे हैं, और प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। हमें माध्यिका ज्ञात करना है तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर CF FH क्या है ये सब, तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। आगे यहाँ पर देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंध। मतलब इसमें संबंध क्या है? बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए माध्यक माध्य एक जैसे हैं तो ये एक तरफ है, बहुलक अलग है तो बहुलक को दूसरी तरफ रखा गया है। मतलब याद करने का आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कैसे याद करना है। आप देखिए माध्यक यहाँ पर ये बड़ा लिखा है तो इसके साथ 3 है, और माध्य यहाँ पर छोटा है तो इसके साथ 2 है, और दोनों में डिफरेंस की साइन है माइनस। ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको याद कर लें तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या किए हैं, हमें माध्य ज्ञात करना है तो इसको इस तरफ रखेंगे, और यहाँ पर 2 को इस तरफ। वही, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल आपको यही फार्मूला याद करना है। जो भी दिया रहेगा उसको हम रखेंगे, और जो हमें ज्ञात करना रहेगा हम ज्ञात कर लेंगे। एक फार्मूला हमें याद है तब। ये सब फार्मूला बनाया गया है, मतलब कि माध्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसको पक्षांतर करेंगे और 2 को बटे में लेकर आएंगे, ऐसे हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अध्याय 14 आते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इसमें देखते हैं, इसको पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है इसमें। कह रहा है किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है जो कि 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स 0 से 1 के बीच में होता है, इसे आप क्या समझें? मतलब कि जब भी हम प्रायिकता का मान देखेंगे हमें 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप जब सॉल्व करेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि 1 से ज़्यादा वो आएगा ही नहीं। अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, समझ लीजिए आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित आधारभूत परिभाषाएं, डिफिनीशन, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। घटना, घटना क्या है एक समझ लेते हैं इसमें। किसी परीक्षण के लिए एक एक घटना
परीक्षण के कुछ परिणामों का संग्रह होता है। इसे प्रायः इस द्वारा निरूपित करते हैं। समप्रायिक एक यादृच्छिक परीक्षण के परिमाण समप्रायिक कहलाते हैं। यदि यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणाम के प्राप्त होने की संभावना के बराबर हो। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें क्या है कि हेड टेल होता है, मतलब कि चित और पट होता है, तो दोनों की संभावना कितना है, 50-50% है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता के सैद्धांतिक परिभाषा पी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। असंभव घटना और निश्चित घटना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, असंभव घटना और निश्चित घटना है, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर असंभव घटना की अगर हम बात करें, जैसे फ्रेंड्स आप अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे फ्रेंड्स आप लूडो खेलते हैं तो वहाँ पर जो पासा होता है उसमें कितने फ्रेंड्स नंबर दिए गए होते हैं, तो या फिर फ्रेंड्स ऐसे डॉट डॉट दिए रहते हैं, 1 2 3, मतलब कुल मिलाकर 6 तक उसमें संख्या दिया रहता है। लेकिन अगर उसमें से कहे कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो दिया तो 6 तक रहता है, तो 7 कहाँ से आ सकता है, तो ये क्या है, एक असंभव घटना हो जाएगी। अगर कहेगा कि 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो एक निश्चित घटना है, 5 उसमें दिया रहता है, आ सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक निश्चित घटना है। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पूरे फार्मूले को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये वीडियो फ्रेंड्स 50 मिनट की हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हम सभी फार्मूले को कंप्लीट किए हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं तो जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन होंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कम से कम आप फार्मूले को भी लिख देंगे, तो उससे फ्रेंड्स आपको अगर 1 नंबर का है क्वेश्चन तो आधा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब आप फार्मूला लिख सकते हैं तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टेप ही सही, आप कुछ स्टेप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।